मेरे पति राजेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनकी पगार अच्छी थी, फिर भी हम लोग भारी कर्जे से दबे हुए थे। शेयर मार्केट में राजेश ने बार बार घाटा उठाया, पर बहुत अमीर बनने की धुन के चलते इस लत ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी सहेली प्रियांशी से कहीं नौकरी के लिए कहा। वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन वह मुझे लेकर अपनी कंपनी गई। वहाँ उसने मेरी मुलाकात अपने बॉस सुधीर से करवाई। सुधीर के सिफारिश पर मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, ऐसा आश्वासन देकर प्रियांशी मुझे उनके पास लाई थी। सर, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आप मेरी सहायता कीजिए प्लीज़। ये प्रार्थना करते हुए मेरी आंखों में एकाएक आंसू छलक आए। मेरी खूबसूरती से सुधीर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अब तक सुधीर के दिल में खास जगह बना ली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भविष्य में उनसे संपर्क बनाए रखूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। इस कागज़ पर आप ज़रूरी संपर्क लिख दें। उन्होंने पैड और पेन मुझे पकड़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद मैं प्रियांशी के साथ चली आई, लेकिन इन कुछ मिनटों में मैंने उनका दिल जीत लिया था। मुझको क्लर्क की नौकरी दिलाना उसके लिए कठिन काम नहीं था। करीब 1 हफ्ते बाद वह मेरी नियुक्ति की अच्छी खबर लेकर शाम को मेरे घर पहुंच गए। वहां मैंने उनकी मुलाकात अपने पति संजीव, सास व 5 वर्षीय बेटे रमन से कराई। मेरी नियुक्ति की खबर सुनकर घर का माहौल खुशी से भर गया। मेरे घर की हर चीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। मेरा पति बातूनी किस्म का इंसान था। उनकी बातों से उन्हें भी मालूम हो गया कि उसकी स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। कुछ देर बाद राजेश मुंह मीठा कराने के लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया। सुधीर ने आग्रह करके मुझको अपने सामने बैठा लिया। सर, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिली है और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब 2 वक्त की रोटी और रमन की पढ़ाई का खर्च मैं अपने बूते पर उठा सकूंगी। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में सुधीर के लिए सम्मान के भाव उसे साफ नज़र आए। तुम्हें नौकरी दिलाने वाली बात अब खत्म हुई। इसके बाद तुमने मुझे धन्यवाद कहा तो मैं फ़ौरन उठकर चला जाऊंगा। सुधीर ने अपनी आवाज़ को नाटकीय रूप से सख्त किया, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट बनी रही। अब नहीं दूंगी धन्यवाद सर, मैं मुस्कुराई और फिर उठकर रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद बड़े अच्छे माहौल में हम सब ने चाय नाश्ता किया। फिर सुधीर हमसे विदा लेना चाहता था, पर ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि बेहद अपनेपन के साथ आग्रह करके मैंने उसे रात का खाना खाकर जाने के लिए रोक लिया। उस शाम के बाद से सुधीर का घर में आना जाना नियमित सा हो गया। कुछ दिनों के बाद रमन के जन्मदिन की पार्टी में वे शामिल हुए। फिर एक त्यौहार आया और मैंने उन्हें घर खाने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे हमारे परिवार के साथ उनके संबंध गहरे होते चले गए। मैंने देखा धीरे धीरे सुधीर मेरी तरफ आकर्षित होने लगा है। एक दिन अपने रूम में चाय पीते हुए सुधीर ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है राखी, मैं किस दिन को अपने लिए भाग्यशाली मानता हूँ? आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने जवाब सुनने के लिए अपना ध्यान उसके चेहरे पर केंद्रित कर लिया। जिस दिन तुम मेरे पास नौकरी पाने के सिलसिले में आई थी, सुधीर ने कहा। मेरे लिए तो वह यकीनन महत्वपूर्ण दिन था। मैं बोली, पर आप क्यों उसे अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं? वह दिन मेरे जीवन में न आया होता तो आज मैं तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त कैसे पाता। उसके स्वर की भावुकता को पहचान कर मैं नज़रें छिपाकर फर्श को निहारने लगी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना राखी? मैंने उसकी तरफ देखकर एक बार सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर से नीचे फर्श देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझे अपना समझकर
हमेशा अपने दुख दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। थैंक्स। मेरे होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी। मैंने अपना हाथ आज़ाद करने का प्रयत्न किया पर असफल रही। कुछ घबराए से अंदाज में मैंने उसके चेहरे पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली। वह बड़े प्यार से मेरा चेहरा निहार रहा था। उसके आंखों के भाव पढ़कर मेरे गोरे गाल अचानक गुलाबी हो उठे। वह मुझे चाहता है, यह बात उस दिन मैं पूरी तरह से समझ गई। उस दिन से हमारे संबंध एक आयाम में प्रवेश कर गए। हमारे लिए दोस्ती की सीमा लांघना गलत होगा सर। राजेश को धोखा देकर मैं गहरे अपराध बोध का शिकार बन जाऊंगी। जब भी वह मुझसे प्रेम का इजहार करने का प्रयास करता, मेरा यही जवाब होता। मुझको उसके प्रस्ताव में बिल्कुल रुचि ना होती। मैं आसानी से उसे कन्नी काट लेती। मैं अपने घर की परिस्थितियों से खुश नहीं थी। राजेश का व्यवहार, आदतें, वह घर का खर्च चलाने में उसकी असफलता मुझे दुखी रखते। सुधीर मेरी बातें बड़े धैर्य से सुनता। जब मेरा मन हल्का हो जाता, तभी वह हंसी मजाक व छेड़छाड़ शुरू कर देता। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले उसने जिद करके मुझसे अपने घर चलने का प्रस्ताव रखा और कहा, अपने हाथों से मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। अगर तुम मेरे यहाँ चलने से इनकार करोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। उसकी प्यार भरी जीत के सामने थोड़ी ना नुकर करने के बाद मुझको झुकना ही पड़ा। सुधीर ने मेरे जन्मदिन के मौके पर एक सुंदर साड़ी उपहार में दी और मुझे पहली बार उसने अपनी बाहों में भरा। तो मैं घबराए लहजे में बोली, नहीं, यह सब ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। अपनी बाहों की कैद से उसने मुझे मुक्त नहीं किया, क्योंकि मैं छूटने का प्रयास बड़े बेमन से कर रही थी। मेरे मादक जिस्म का नशा उस पर कुछ इस तरह हावी था कि उसने मेरे कानों और गर्दन को गर्म सांसें छोड़ते हुए चूम लिया। मुझको गोद में उठाकर वह बेडरूम में ले आया। वहाँ उसके आगोश में बनते ही मैंने सब तरह का विरोध समाप्त कर समर्पण कर दिया। कुछ देर बाद मेरे सिसकने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। मेरी आंखों से आंसू बहते देख वह प्यार से मेरे चेहरे को चूमने लगा। मेरी सिसकियां कुछ देर बाद थमी तो उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जवाब में मैंने उसके होठों का चुंबन लिया और भावुक स्वर में बोली, प्रेम का इतना आनंददायक रूप मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद सुधीर। हमारे संबंध एक नए आयाम में प्रवेश कर गए। मैं ही नहीं बल्कि मेरे घर के बाकी सदस्य भी सुधीर को अच्छे लगने लगे। वह भी अपने को हमारे घर का सदस्य समझने लगा। वह मेरे घर वालों की ज़रूरतों का ध्यान रखता। एक दिन सुधीर के माता पिता उससे मिलने आए। उसके लिए एक रिश्ता आया हुआ था। वह दोनों इसी सिलसिले में उससे बात करने आए थे। उसकी माँ बोली, तुम कब चलोगे उसे देखने? किसी दिन चलेंगे, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। अगले रविवार को चलें देखेंगे। उसने फिर टालने की कोशिश की। उसके पिता अचानक गुस्से में बोले, इससे तुम चलने को हाँ नहीं कहवा सकोगी, क्योंकि आजकल इसके सिर पर उस राखी का जुनून सवार है। प्लीज़ पापा, बेकार की बातें ना करें। राखी से मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। वह नाराज़ हो उठा। अपने बाप से झूठ मत बोलो सुधीर। यहाँ क्या चल रहा है, इसकी रिपोर्ट मुझ तक पहुँचती रहती है। लोगों की गलत व झूठी बातों पर आप दोनों को ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी माँ ने पिताजी को चुप कराकर उसे समझाया। सुधीर, सारी कॉलोनी राखी और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। उसका यहाँ आना जाना बंद करो बेटा, नहीं तो तुम्हारा कहीं रिश्ता होने में बड़ा झंझट होगा। माँ, किसी से मिलना जुलना गुनाह है क्या? मेरी जान पहचान और बोलचाल सिर्फ राखी से नहीं है। मैं उसके पति और उसकी सास से भी खूब हंसता बोलता हूँ। कुछ देर और समझाने के बाद माँ पिताजी को लेकर चली गई। उनके जाने के काफ़ी समय बाद तक
वह बेचैन व परेशान रहा। फिर शाम को जब उसने मुझसे फ़ोन पर बातें की तब उसका मूड कुछ हद तक सुधरा। एक दिन मुझको अपनी बाहों में भरकर सुधीर बोला, मेरा मन करता है कि तुम हमेशा मेरी बाहों में इसी तरह बनी रहो। अब तो अपने इस घर का अकेलापन मुझे काटने लगा है। उदास से लहजे में मैंने जवाब दिया, हम दोनों को सामाजिक कायदे कानून का ध्यान रखना ही होगा। अपने पति व सास को छोड़कर सदा के लिए आपके पास आ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। फिर मेरा ऐसा कदम बेटे रमन के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा और उसके हित की फिक्र मैं अपने जान से ज़्यादा करती हूँ। जो बात दिमाग में बैठ जाए फिर उसे भुलाना या निकाल कर बाहर फेंकना बड़ा कठिन होता है। मैं सुधीर के बहुत करीब थी, फिर भी उसके अंदर का असंतोष और बेचैनी बढ़ती ही गई। एक बार बेटे के जन्मदिन के कुछ रोज पहले राजेश को स्टॉक मार्केट से अच्छा फायदा हुआ। तड़क भड़क से जीने के शौकीन राजेश ने फौरन रमन के जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाने का फैसला लिया। उस दिन घर के आगे टेंट लगा, हलवाई ने खाना तैयार किया। कम से कम 250 से 300 लोग वहां जरूर उपस्थित रहे। मैंने और राजेश ने इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए खूब वाहवाही लूटी। उस दिन सुधीर एक तरफ उपेक्षित सा बैठा रहा। मुझको फुर्सत नहीं मिली उसके साथ चंद मिनट भी गुजारने की, क्योंकि उसके साथ हंस बोलकर मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को बात बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। वह जब इस तरह की कशमकश से तंग आ गया तो बिना किसी को बताए घर चला गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसकी सारी रात करवटें बदलते गुजरी, पर सुबह मन शांत था। पिछली परेशानी भरी रात के दौरान उसने अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। अगले दिन जब मैं उसके पास गई तो उसके गंभीर चेहरे को देखकर मैं चिंतित स्वर में बोली, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ, उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। कल पार्टी में किसी ने कुछ गलत कहा, गलत व्यवहार किया। मैं परेशान हो उठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर यूँ बुझे बुझे से क्यों लग रहे हो? रात को ठीक से सो नहीं पाया, किसी बात की परेशानी थी। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था राखी, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। कहो, मैंने बोला। उसने भावहीन स्वर में मुझे बताया, मैं आज उस लड़की को देखने जा रहा हूँ जिसका मेरे लिए रिश्ता आया है। मैं तो हमेशा आपको वहाँ जाने की सलाह देती रही हूँ राखी, मैं खुद नहीं जाना चाहता, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश देना मुझे अनुचित लगता था। वैसा करना उस लड़की के साथ धोखा करना होता। क्या अब आपने मुझे अपने दिल से निकालने का फैसला कर लिया है? यह कहते कहते मेरी आंखों में आंसू छलक आए। राखी, तुम बिना आंसू बहाए मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़। उसने अपनी आवाज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। देखो, तुम्हारी घर गृहस्थी सदा तुम्हारी रहेगी। मैं चाहकर भी उसका स्थायी सदस्य कभी नहीं बन सकता हूँ। तुम्हारा नाम राजेश के साथ ही जुड़ेगा, मेरे साथ नहीं। यह बात कल रात मुझे बिल्कुल साफ नज़र आई। चोरी का मीठा फल खाने का अपना मज़ा है। तुम्हारे प्यार को मैं बहुत कीमती व महत्वपूर्ण मानता रहा हूँ। अब थक गया हूँ अकेले इस घर में रातें बिताते हुए। अब मैं सिर्फ फल खाना नहीं बल्कि अपनी छोटी सी बगिया बनाना चाहता हूँ, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसे फलता फूलता देख मैं ज़्यादा खुशी व सुकून महसूस कर सकूँ। मैंने आपको अपनी घर गृहस्थी की बगिया बनाने से कभी नहीं रोका। मैं भावुक स्वर में बोली, आप ज़रूर शादी कर लें। आपकी इच्छा होगी तो मैं खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी में प्रेमिका बनकर बनी रहूँगी। नहीं राखी, वैसा करना बिल्कुल गलत होगा। उसने तीखे स्वर में मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। तब क्या, आज आप मुझे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं?
मैं रोवासी हो उठी। मुझे माफ़ करना राखी। दोस्ती की सीमाएं लांघकर तुम्हें अपनी प्रेमिका नहीं बनाना चाहिए था मुझे। मैं सिर्फ तुम्हारे मन में जगह बनाकर रखता तो आज मेरी शादी के कारण हमें एक दूसरे से दूर ना होना पड़ता। मैं उठकर खड़ी हो गई और थके स्वर में बोली, सर आप जैसे नेक इंसान को कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर शायद आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैं चलती हूँ। इतना कहकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए घर की ओर निकल पड़ी।